जरा सोचिए एक ऐसे फल के बारे में जिसकी गंध इतनी इतनी तीखी है कि उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि उसकी वजह से एक प्लेन को भी ग्राउंड करना पड़ा। हाँ बिल्कुल। लेकिन वही फल डूरियन चीन में, आप यकीन नहीं करेंगे, $7 अरब का बाजार बना चुका है। $7 अरब? आज हम इसी फलों के राजा के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की इसके लिए जो दीवानगी है वो दक्षिण पूर्व एशिया को कैसे बदल रही है। और ये कहानी सिर्फ एक फल की नहीं है, ये कहानी है मलेशिया के एक छोटे से शहर राउब की। राउब जी, जो कभी सोने के खानों के लिए जाना जाता था, आज वो दुनिया की मुसांग किंग डूरियन राजधानी बन गया है। मुसांग किंग? और चीन में तो इस खास किस्म को एक नाम दिया गया है, डूरियन का हर्मेस। हर्मेस मतलब लग्जरी ब्रांड वाला हर्मेस? बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक फल नहीं रहा, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हाँ, पहले ये एक लग्जरी आइटम था, लेकिन अब बात उससे भी आगे निकल गई है। देखिए, पहले चीन के खरीदारों को सिर्फ मीठा डूरियन पसंद था। अच्छा। पर अब उनके स्वाद में भी एक विकास हुआ है। वो अब मलेशियाई डूरियन का वो जटिल स्वाद ढूंढ रहे हैं। जटिल स्वाद? जैसे हल्की कड़वाहट, एक खास महक और एक ज्यादा रिच फ्लेवर। अब तो खरीदार दुकानों में जाकर पूछते हैं, क्या इस बैच में कुछ कड़वे फल हैं? वाकई ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस बढ़ती हुई मांग का जमीन पर क्या असर हो रहा है? मेरा मतलब है किसानों के लिए। उनकी तो दुनिया ही बदल गई है। मलेशिया में अंकल थिंग जैसे किसानों को ही ले लीजिए, 72 साल के हैं और आज भी हर सुबह अपने बागानों में पके हुए डूरियन इकट्ठा करने जाते हैं। और इसी काम ने उन्हें एक करोड़पति बना दिया है। करोड़पति? एक किसान? जी, एक समय था जब किसान डूरियन के पेड़ काट के पाम ऑयल लगा रहे थे। अब ठीक उल्टा हो रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन जब पैसा इतनी तेजी से आता है तो अक्सर अपने साथ कुछ समस्याएं भी लाता है। क्या इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? हाँ, और वो पहलू काफी गंभीर है। इस चमक के पीछे कई स्याह पक्ष हैं। अच्छा। चीन की ये भूख अब एक कूटनीतिक हथियार बन गई है, जिसे कुछ लोग डूरियन डिप्लोमेसी कह रहे हैं। एक मिनट, डूरियन डिप्लोमेसी? ये सुनने में तो बहुत गंभीर लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजार तक पहुंच एक हथियार बन जाता है, लेकिन इसकी कीमत दूसरे देश चुका रहे हैं। कैसे? थाईलैंड में डूरियन को ज्यादा पीला दिखाने के लिए कैंसर पैदा करने वाले केमिकल तक इस्तेमाल हुए हैं। अरे बाप रे। वियतनाम में जो कॉफी के लिए मशहूर है, वहां किसान अब कॉफी की जगह डूरियन उगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? कॉफी के दाम बढ़ रहे हैं। और राउब शहर का क्या, जहां अंकल थिंग रहते हैं? वहां जमीन को लेकर एक जंग छिड़ गई है। जंग? किसके बीच? ये जंग बिना लाइसेंस वाले किसानों और सरकार का समर्थन पाने वाली एक बड़ी कंपनी के बीच है। मतलब? कंपनी का कहना है कि किसान सरकारी जमीन पर गैर कानूनी खेती कर रहे हैं, जबकि किसान कहते हैं कि वो तो दशकों से उस जमीन पर हैं। ये एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। तो एक तरफ ये जबरदस्त मांग है और दूसरी तरफ ये सब समस्याएं। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ भी तो आ रहा है ना? बिल्कुल। नया मोड़ ये है कि चीन अब इस खेल को खुद ही बदलना चाहता है। खुद बदलना चाहता है? कैसे? वो अपने दक्षिणी प्रांत हैनान में बड़े पैमाने पर डूरियन उगाने की कोशिश कर रहा है। वो इसे डूरियन की आज़ादी कह रहे हैं। डूरियन की आज़ादी? मतलब उन्हें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? जी हाँ। पर क्या ये मुमकिन है? क्या चीन का डूरियन मलेशिया के मुसांग किंग को टक्कर दे पाएगा? देखिए, अभी तो नहीं। अभी चीन की पैदावार उसकी कुल खपत का 1% भी नहीं है। अच्छा, बस 1%? हाँ, लेकिन ये एक शुरुआत है और दक्षिण पूर्व एशिया के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती। अंकल थिंग जैसे किसानों का तो कहना है कि वो ज्यादा चिंता नहीं कर सकते, उनका काम तो बस अपने बागानों की देखभाल करना है। पर सवाल तो उठता ही है कि क्या डूरियन का हर्मीज अपना ताज बचा पाएगा? तो सोचने वाली बात यही है, जब किसी एक देश की पसंद पूरी दुनिया के कृषि बाजार को इस तरह हिला सकती है, तो इसका भविष्य में वैश्विक व्यापार पर, खाद्य सुरक्षा पर क्या असर होगा? और असली ताकत किसके हाथ में है? हाँ, जो चीज बना रहा है उसके हाथ में, या उस सबसे बड़े ग्राहक के हाथ में जो अब उसे खुद बनाना सीख रहा है?